students, today we are going to start our chapter number 4 of class 11th from our hornbill book, that is Landscape of the Soul by Natalie Troveroy. Bacha, this chapter is somewhat complicated. Very complicated words, terms are used in this chapter, and the writer Natalie is a European writer. She is an European writer. ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया है, ये आर्ट की स्टडी करती हैं और इस चैप्टर में इन्होंने हमारे राइटर ने कंट्रास्ट किया है. किस में कंट्रास्ट किया है बच्चे? सॉरी, 2 फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स में कंट्रास्ट किया है. 2 फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं, एक चाइनीज़ आर्ट एंड एक यूरोपियन आर्ट. इन दोनों को कंट्रास्ट करते हुए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है. इसमें 2 डिफरेंट स्टोरीज़ यूज़ की गई हैं कि कैसे चाइनीज़ जो पेंटर्स थे वो कैसी पेंटिंग बनाते थे, उनकी आर्ट फॉर्म कैसी थी, और जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं उनकी आर्ट फॉर्म कैसी होती है. तो इस चैप्टर के थ्रू आपको यही पता चलेगा कि कैसे हमारी नेटली ने कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन दोनों के बीच में किया है. So let us begin this chapter, and before beginning I just want to tell you one thing, that this chapter is divided into 3 parts. 3 parts में बच्चे ये चैप्टर डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिफरेंस रीड करेंगे किसमें, एंशियंट चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है. ठीक है बेटे. सेकेंड पार्ट में हम लोग शांशुई के कॉन्सेप्ट के बारे में रीड करेंगे, और थर्ड में हम लोग रीड करेंगे कि कैसे कुछ ऐसे जीनियस लोग हैं. थर्ड पार्ट में हम लोग ये रीड करेंगे कुछ ऐसे जीनियस लोग हैं जिन्होंने विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी जो कि विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. तो हमने इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 3 पार्ट्स में हम लोग इसको रीड करेंगे. तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले आज हम रीड करेंगे, जिसमें हमारी एंशियंट चाइनीज़ आर्ट को कंपेयर किया है किसके साथ, यूरोपियन पेंटिंग से, यूरोपियन आर्ट से. ठीक है बच्चे. तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. वी विल रीड इट line by line and I'll explain you the difficult words of this chapter. Yes, a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. So एक ये बहुत ही वंडरफुल, बहुत पुरानी स्टोरी है जो किसके बारे में है, जो बताई जा रही है वू डाउजी के बारे में, जो कि कौन सी सेंचुरी में रहता था. द पेंटर लिव्ड इन 8th century, and his last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall, and he was assigned a task. He was given a task to complete a painting, and which was assigned by Tang Emperor Zhuangzong to decorate his palace wall. उसको ये काम दिया गया था, Emperor Zhuangzong ने इसको ये काम दिया था. क्या काम दिया था कि उसके लिए वो एक पेंटिंग बनाए, एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनाए, जो कि वो अपनी पैलेस की वॉल को जिससे वो डेकोरेट कर सके. सो द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. सो व्हाट द पेंटर डिड, वू डाउजी, हिडन हिज वर्क, हिडन हिज पेंटिंग. उसने अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे क्या कर दिया, हाइड कर दिया. एंड सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. उसने अपने आर्ट वर्क को, उसने अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे हाइड कर दिया ताकि वो सिर्फ कौन देख सके, उसका एम्परर, टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग ही देख सके. ठीक है बेटा. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. तो काफ़ी टाइम तक वो जो एम्परर था, जिसने उसकी पेंटिंग देखी, उस चाइनीज़ पेंटर की, उस चाइनीज़ आर्टिस्ट की, वू डाउजी की, तो वो उस पेंटिंग को देख के कुछ टाइम तक उसकी ब्यूटीफुलनेस को, उसकी इतनी सुंदर पेंटिंग को एडमायर करता रहा, उसके वंडरफुल सीन को एडमायर करता रहा. जो उसने हाई माउंटेन्स बनाए थे उसको एडमायर किया उसने उस पेंटिंग के अंदर जो वाटरफॉल्स बनाई थी वो एम्परर उसको एडमायर कर रहा था, और जो इमेंस स्काई में क्लाउड्स फ्लोट कर रहे थे वो बंदा उसको एडमायर कर रहा था, और जो मैन हिली पाथ्स पे वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, और जो बर्ड्स फ्लाइट कर रहे थे, उड़ रहे थे, वो एम्परर ने इन सब चीज़ों को क्या किया, एडमायर किया. Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. अब पेंटर क्या बोलता है, कहता है लुक सर, देखो सर, ये जो आपको इस पेंटिंग में केव दिख रही है,
ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है, इस माउंटेन के फुट पे है। यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है, ड्वेल का मतलब होता है रिजाइड करती है, रहती है। ठीक है बेटा, तो उस पेंटर ने क्या बोला कि ये जो आपको केव दिख रही है, इस माउंटेन के फुट पे जो केव है, यहाँ पे कौन रहता है, एक स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। The painter clapped his hands and the entrance of the cave opened. And what the painter did after that, he just clapped his hands and after that the entrance of the cave opened. जैसे ही उसने अपनी हैंड्स को क्लैप किया, उसी टाइम केव जो हो गई, क्या हो गई, खुल गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी सीरियल्स में या किसी मूवी में कि किसी केव का दरवाज़ा क्लैप से क्या हो जाता है, खुल जाता है। सिमिलरली वो हुआ वहाँ पे। द इनसाइड स्प्लेंडेड, और अंदर का जो सीन था वो बता रहा है कि अंदर जो है, केव के अंदर का सीन कैसा है, एकदम शानदार, एकदम स्प्लेंडेड, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, एंड द सीन इज जस्ट अमेजिंग दैट कैंट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। वो पेंटर बता रहा है, प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। अब वो पेंटर जो है वो एम्पर को बोलता है, मुझे अलाउ करो माई मेजेस्टी, माई सर, कि मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाऊं। द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो केव खुली, पेंटर जो है उस केव के अंदर घुस गया, और एंट्रेंस जैसे ही वो अंदर केव के अंदर घुसा, उसी के पीछे एंट्रेंस क्या हो गई, बंद हो गई। एंड बिफोर द एस्टॉनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और उससे पहले वो एस्टॉनिश्ड एम्परर, एकदम सरप्राइज हुआ एम्परर जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उससे पहले कुछ एक वर्ड बोले, उसी से पहले क्या हो गई, वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो गई, उस दीवार से गायब हो गई। नोट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। इवन वू डाउजी के ब्रश का नामो निशान भी नहीं रहा, और उसके बाद वो आर्टिस्ट इस दुनिया में कभी भी नहीं दिखा। यस बेटा, आपको यहाँ तक मैंने रीड कराया, आपको यहाँ तक का क्या एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो बच्चे क्या था ये एक वंडरफुल ओल्ड टेल थी, स्टोरी थी, जो किसके ऊपर थी, पेंटर वू डाउजी के ऊपर थी, जो कि 8th सेंचुरी में रहते थे, और उनकी लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप की पेंटिंग, जो कि उनको वर्क अलॉट किया गया था। टांग एम्परर जुआनजोंग ने ये काम उनको अलॉट किया था कि उनके लिए वो एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनाए, जिसको वो अपनी पैलेस की वॉल पे डेकोरेट करें। तो उसने, पेंटर ने, वू डाउजी ने ये अपना जो वर्क था, पेंटिंग का, आर्ट का वर्क था, उसको एक स्क्रीन के पीछे रखा, हिडन करके रखा, ताकि सिर्फ उसको एम्परर देख सके। और काफ़ी टाइम तक जब एम्परर उसको देखता रहा, तो वो उस पेंटिंग को उसने बहुत एडमायर करा, उसकी ब्यूटीफुल सीनरी को एडमायर करा, उसमें जो फॉरेस्ट बने हुए थे, हाई माउंटेन्स बने हुए थे, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स जो इमेंस स्काई में फ्लोट कर रहे थे, मैन जो हिली पाथ्स पे चल रहे थे, और जो बर्ड्स उड़ रहे थे, वो एम्परर उसको देख के, उसके सीन को देख के एडमायर उसको करता रहा। और फिर एकदम पेंटर जो है वू डाउजी ने बोला, लुक सर, इसके अंदर जो ये जो केव मैंने बना रखी है, माउंटेन के फुट पे जो केव बनी हुई है, यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है, यहाँ पे एक आत्मा रहती है। और ये कहते ही पेंटर ने अपने ऐसे क्लैप किए हैंड्स, और उसी टाइम एंट्रेंस, केव का जो एंट्रेंस था, दरवाज़ा था, वो एकदम से खुल गया। और अंदर का जो व्यू है, वो पेंटर बताता है, अंदर का व्यू बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड देन द पेंटर सेड टू द एम्परर दैट प्लीज़ लेट मी शो द वे माई मैजेस्टी माई सर। तो वो पेंटर जो है एम्परर को बोलता है कि मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाता हूँ सर, आइए आप मेरे पीछे पीछे। और जैसे ही पेंटर उस केव के अंदर एंटर करता है, उसी टाइम पीछे से केव क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और एम्परर जो है वो बाहर ही रह जाता है, और पेंटर अंदर चला जाता है। और जैसे ही पेंटर अंदर चला जाता है, उसी टाइम जो पेंटिंग है वो क्या हो जाती है, दीवार से वैनिश हो जाती है। वू डाउजी के ब्रश का नामो निशान तक नहीं रहता, ना ही वो पेंटर उसके बाद उस दुनिया में दिखता है कभी। तो क्या है बेटा, ये बेसिकली ये जस्ट एक माइंड की पावर है, एक इमेजिनेटिव पावर है, कि कितना हम लोग माइंड में अपनी चीज़ों को सोच सकते हैं, कि हम लोग कैसे कोई चीज़ सोचते हैं तो हम उसके अंदर घुस जाते हैं। तो ये एक बेसिकली क्या है, उस बंदे की, उस पेंटर की, उस आर्टिस्ट की, उस वू डाउजी की मेंटल पावर है, उसकी इमेजिनेटिव पावर है, कि कितना ज़्यादा वो उसने सोचा, कि वो अपनी थिंकिंग में ही, वो अपने माइंड में ही उस केव के अंदर एंटर कर गया, और केव के अंदर एंटर करते ही उसने अपने गोल को अचीव कर लिया, और पीछे से वो केव क्या हो गई, बंद हो गई, और फाइनली उसका गोल अचीव हो गया जो उसने सोचा था। सो दैट इज़ ऑल द, कि कितना हम लोग माइंड में अपनी चीज़ों को सोचते हैं तो हम उसके अंदर घुस जाते हैं। तो ये एक बेसिकली क्या है, उस बंदे की, उस पेंटर की, उस आर्टिस्ट की मेंटल पावर है, कि कितना ज़्यादा वो उसने सोचा, कि वो अपनी थिंकिंग में ही, वो अपने माइंड में ही उस केव के अंदर एंटर कर गया, और केव के अंदर एंटर करते ही उसने अपने गोल को अचीव कर लिया, और पीछे से वो केव क्या हो गई, बंद हो गई, और फाइनली उसका गोल अचीव हो गया जो उसने सोचा था। सो दैट इज़ ऑल द
ऑल द प्ले ऑफ योर माइंड। माइंड का ये प्ले है कि कैसे हम लोगों की माइंड की पावर जो होती है कितनी स्ट्रांग होती है कि हम उससे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारी नेथलिन बोल रही हैं, सच स्टोरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। नेथलिन इज सेइंग दैट कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये हमारी चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन का, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं ये वाली स्टोरीज़ जो आपको भी ऊपर बताई गई हैं, ऐसी ही रिलेटेड स्टोरीज़। और जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस की और ज़ुआंगजी की, ये जो बुक्स हैं वो ऐसी स्टोरीज से भरी हुई हैं, ऐसी मिलती जुलती स्टोरीज से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। इनकी बुक्स कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजी की बुक्स जो हैं ये हेल्प करती हैं, किसकी हेल्प करती हैं? मास्टर की, पेंटर की हेल्प करती हैं कि वो अपने डिसाइपल को, वो अपने फॉलोअर्स को, जो वो उन बुक्स को रीड कर रहा है उनको राइट डायरेक्शन में गाइड कर सके, मतलब उनको सही रास्ता दिखा सके, कि ये बता सके कि हमारा माइंड जो होता है कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। माइंड के पास इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। बियॉन्ड रियलिटी हम लोग अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं, और हम अपने माइंड से ही सोच के हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। आप 12th में बेटा एक चैप्टर रीड करोगे, 3rd लेवल विस्तास का हमारा 1st चैप्टर है, उसमें भी एक माइंड का ही खेल बताया गया है, इमेजिनेशन का ही खेल बताया गया है कि कैसे वो सब होता है। तो यहाँ पे जो है ये बुक्स जो हैं, ये बुक्स में जो स्टोरीज़ हैं वो इसी से ही भरी हुई हैं, और ये हेल्प करती हैं, जो बुक्स लिखते हैं वो लोग गाइड करते हैं अपनी स्टोरीज़ की हेल्प से अपने डिसाइपल्स को, अपने रीडर्स को, अपने फॉलोअर्स को, कि वो राइट डायरेक्शन में जा सकें। ठीक है, वो अपने माइंड को यूज़ कर सकें, माइंड की पावर को जान सकें, और उनको पता लग सके कि भाई माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और हम अपने माइंड की पावर को यूज़ करके हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट्स इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट बेटा क्या होता है? एनेक्डोट इज अ शॉर्ट और अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू कैन से दैट। ठीक है, स्टोरी के अंदर एक स्टोरी होना, एक शॉर्ट सी अम्यूजिंग स्टोरी, a short amusing or interesting story about a real incident or person। ठीक है, short amusing or interesting story किसके अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, जैसे कि वू डाउजी की स्टोरी थी, जस्ट लाइक वू डाउजी स्टोरी। सो इसके बियॉन्ड, इन स्टोरीज़ के बियॉन्ड दे आर डीपली, ये क्या रिवील करती हैं? ऑफ द स्पिरिट इन विच द आर्ट वॉज कंसीडर, किस भावना से हम इस आर्ट को कंसीडर कर रहे हैं, किस इमोशन से, किस फीलिंग से हम लोग इस आर्ट को समझ रहे हैं, मान रहे हैं। Contrast to this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of western painting। अब इसी के कंट्रास्ट में नरेटर कहती है, नेथलिन कहती हैं, इसी के कंट्रास्ट में और एक और फेमस स्टोरी है जो कि किसके बारे में है? एक पेंटर के बारे में है जो कि ड्रैगन की पेंटिंग करता था, लेकिन वो ड्रैगन की पेंटिंग करते वक्त ड्रैगन की आईज़ नहीं बनाता था, ड्रैगन की उसने आई नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? इस डर से कि अगर मैं ड्रैगन की आई बना दूंगा कि कहीं वो उड़ ना जाए ड्रैगन। ठीक है ना, तो वो इस स्टोरी को कंट्रास्ट करती हैं एक किस स्टोरी से? उनकी जगह की, मतलब यूरोपियन स्टोरी से, फ्लैंडर्स, उनके नेटिव प्लेस फ्लैंडर्स की स्टोरी है। फ्लैंडर्स बेटा कहाँ पे है? उनके जहाँ पे वो रहती हैं यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप के ही एरिया है। ठीक है, तो वहीं की वो नेटिव हैं। कौन? हमारी नेथलिन। तो कहती हैं वहाँ की एक स्टोरी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगी, बहुत ज़्यादा ऐसी लगी जिसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो वेस्टर्न पेंटिंग से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जैसे कि एक वेस्टर्न पेंटिंग्स होती हैं क्या ना, तो वो उसको पेंटिंग कैसी लगी? रिप्रेजेंटेटिव लगी वेस्टर्न पेंटिंग्स के जो हैं वो होती हैं। ठीक है ना, तो वो उसकी कहाँ की स्टोरी थी? उसके नेटिव फ्लैंडर्स की स्टोरी थी, और वो क्या स्टोरी थी वो अभी आगे बताएगी। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzges fell in love with the painter's daughter. The father wouldn't accept a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio
and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. अब क्या हुआ था वो वेस्टर्न पेंटिंग का एग्जाम्पल देते हुए बता रही हैं, जो कि उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगती हैं, जो कि वेस्टर्न पेंटिंग्स होती हैं, जो कि वेस्टर्न यूरोप से, उसके फ्लैंडर एरिया से, उसके यूरोपियन एरिया से आई हैं पेंटिंग्स। वो क्या पेंटिंग है वो अभी बता रही है आपको। 15th सेंचुरी में एंटवर्प में, एंटवर्प बेटा सिटी है हमारी नदर्न बेल्जियम में, वहाँ की ये स्टोरी है। वहाँ पे एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था। एंटवर्प में आपको बता दिया मैंने, ये देखिए सिटी ऑफ नदर्न बेल्जियम, नदर्न बेल्जियम में एक सिटी है। हाँ, तो क्या है वहाँ की ये स्टोरी है। वहाँ पे एक मास्टर ब्लैक स्मिथ लोहार, ठीक है, जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस। उसको प्यार हो गया था, ही फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर। वो एक पेंटर की डॉटर के साथ उसको लव हो गया था। द फादर वुडंट एक्सेप्ट सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और उस लड़की के फादर ने अपने उस लड़के को, किसको, क्विंटन मैट्सिस को एक्सेप्ट नहीं करा, अपने सन इन लॉ को इस प्रोफेशन में एक्सेप्ट नहीं करा कि वे मेरा सन इन लॉ क्या हो, एक ब्लैक स्मिथ हो, ठीक है। तो उसने क्या किया क्विंटन ने, सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। तो वो जो क्विंटन था वो बड़े चुपके से दबे पाँव कहाँ गया, उसके लड़की के फादर के स्टूडियो में गया, पेंटर के स्टूडियो में गया, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और उसने क्या किया, उसने उसके लेटेस्ट पैनल पे, उसने जो लेटेस्ट पेंटिंग बनाई हुई थी उसके ऊपर एक फ्लाई बना दी, ठीक है, एक मक्खी सी बना दी, विद सच डेलिकेट रियलिज्म। और उसने उसको इतनी रियल तरीके से, डेलिकेट रियलिज्म का मतलब बेटा क्या होता है, क्लोज टू रियल, एज क्लोज टू रियल, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बिल्कुल रियल है वो, ठीक है, क्लोज टू रियल। इतनी डेलिकेट रियलिज्म से उसने वो फ्लाई उसके ऊपर बनाई कि मास्टर ट्राई टू स्वैट इट अवे, कि मास्टर जब वहाँ पे आए, मतलब उस लड़की के फादर जब वहाँ पे आए तो उसने उनको क्या करने की कोशिश की, ट्राई टू स्वैट इट अवे, उसको उड़ाने की कोशिश की, हिट करने की कोशिश की, क्रश करने की कोशिश की, ठीक है बेटे, हिट करने की उसने उसको कोशिश की। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, उससे पहले कि वो ये रियलाइज़ कर पाता कि ये तो नकली ये तो पेंटेड मक्खी है, ठीक है ना। उसके बाद क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू द स्टूडियो। और उसी के बाद क्विंटन को अपना उन्होंने अप्रेंटाइज बना लिया, अपना ट्रेनी बना लिया, अपना शिष्य बना लिया, वहाँ पे अपने स्टूडियो में उसको अपना ट्रेनी बना लिया। ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसके बाद उसने अपने बिलवेड से शादी कर ली, मतलब उसी की डॉटर से शादी कर ली, और वो अपनी एज का सबसे फेमस पेंटर बना, अपनी एज का, ठीक है। सो दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। तो अब ये जो दो स्टोरीज थी, ये क्या इलस्ट्रेट कर रही हैं, अपनी अपनी आर्ट फॉर्म को इलस्ट्रेट कर रही हैं, जो वो अचीव कर रही हैं, एक परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस की, कैसे एक इल्यूजन, कैसे कि एक, क्या ये दोनों स्टोरीज रिवील कर रही हैं बेटा, हमारी जो यूरोप में है वो आर्ट है, जो वो आर्ट यूरोप की जो आर्ट है वो कैसी है, यूरोप की आर्ट एकदम परफेक्ट है बिल्कुल, और किसकी तरह है, एंड किसकी तरह, एक इल्यूजन की तरह, जैसे कि हमें भ्रम हो जाता है कि ये सच है बिल्कुल। जैसे कि अभी उसने देखा वो फ्लाई बना रखी थी और उसे इल्यूजन हो गया कि भाई ये तो सच्ची है, बिल्कुल रियलिज्म, बिल्कुल सच्ची रियल लगी उसको वो, है ना, जो कि किसी चीज़ से रिजेंबल करती है। जबकि एशिया की जो आर्ट है वो क्या देती है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, अंदर की, मतलब हमारी माइंड की पावर को दिखाती है, ठीक है ना। एशिया की आर्ट किसको क्या दिखाती है, वो क्या देती है, एक एसेंस देती है, किसका, इनर स्पिरिट का, अंदर की, हमारी अंदर की लाइफ का, इनर लाइफ का और स्पिरिट का, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई आपको बात। तो ये यहाँ पे यहाँ तक के हमारे पैराग्राफ में हमें ये बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट आप अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और आप इसको रीड करो, एक बार इसको खुद से रीड करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बाद में वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी। आगे देखते हैं। In Chinese story, the emperor commissions a painting
commissions of paintings and appreciates its outer appearance. अब चाइनीज स्टोरीज की अगर हम बात करें तो जो एम्परर है वो पेंटिंग वर्क देता है, पेंटिंग वर्क अलॉट करता है पेंटर को, और फिर उसकी आउटर अपीयरेंस को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है उसकी आउटर अपीयरेंस को। मान लो पेंटर ने बना दी वो पेंटिंग, चाइनीज पेंटिंग, ठीक है, अब एम्परर वो पेंटिंग को देख रहा है और उसकी आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट होकर उसकी तारीफ कर रहा है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन चाइनीज स्टोरीज में क्या होता है, जो आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को बनाया है, उस पेंटिंग का जो आर्टिस्ट है उसको उसका ट्रू मीनिंग कन्वे करना पड़ता है, उस एम्परर को बताना पड़ता है कि ये जो पेंटिंग है वो क्या आपको रिवील कर रही है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। वो किसको क्लियर करना पड़ता है, उस चाइनीज़ पेंटर को, अपने एम्परर को ये चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि वो पेंटर जो एम्परर है वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से उसने पेंटर ने उसको ड्रॉ किया है। आप समझ रहे हो बेटे मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला। चाइनीज़ स्टोरी में क्या होता है, चाइनीज़ स्टोरी में यही होता है, एम्परर जो है वर्क अलॉट कर दिया उसने पेंटिंग का किसी भी आर्टिस्ट को, और उसने वो बना के उसको दे दी, और वो बंदा क्या करता है, एम्परर उसकी सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देख पाता है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग वो पेंटर कन्वे करना चाहता है, एक्चुअल जो अपनी स्टोरी से, अपनी पेंटिंग से जो वो बताना चाह रहा है, अपने वर्क से जो बताना चाह रहा है, वो एम्परर वो नहीं समझ पाता उसकी पेंटिंग से। इसलिए आर्टिस्ट को क्या करना पड़ता है, उसका ट्रू मीनिंग अपने वर्क का उसको बताना पड़ता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैड कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। एम्परर जो है अपनी टेरिटरी पे, अपने एरिया पे, जो जिसको उसने रूलिंग, जिसको उसने अपनी विक्ट्री में हासिल करा है, उसको क्या कर सकता है, उसके ऊपर रूल कर सकता है वो। लेकिन आर्टिस्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो उसके अंदर भी जाके अपनी इमेजिनेटिव पावर से उसके अंदर जाके क्या करके आ सके, ट्रैवल करके आ सके। तो ये डिफरेंस है एक आर्टिस्ट और एक नॉर्मल पर्सन के बीच में, खासकर चाइनीज़ आर्टिस्ट के बीच में। चाइनीज़ पेंटिंग्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी इनर स्पिरिट के ऊपर बेस्ड है, इनर पावर के ऊपर बेस्ड है, हमारी माइंड की पावर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है, हमारी जो हमारी नेथलिन है, हमारी राइटर है, यही बता रही है जो एम्परर है वो एक अपनी टेरिटरी को कॉन्कर कर सकता है, उसके ऊपर रूल कर सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट है वो उसके अंदर अपनी इमेजिनेटिव पावर से उसके अंदर जाके ट्रैवल करके भी आ सकता है। तो अब चाइनीज पेंटर क्या बोलता है, लेट मी शो द वे दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। अब चाइनीज पेंटर कहता है एम्परर को, लोगों को, जिसको भी वो पेंटिंग देता है, जिसको भी वो अपना दिखाना चाहता है या आर्ट वर्क, उसको कहता है कि मैं आपको अंदर का रास्ता बताता हूँ। द डाओ, डाओ इज़ अ चाइनीज़ वर्ड, जिसका मतलब है कि वो आपको रास्ता बताएगा और मेथड बताएगा उस मिस्टीरियस वर्क के पीछे, जो कि इस यूनिवर्स का मिस्टीरियस वर्क है। वो आपको बताएगा कि इस पेंटिंग के पीछे क्या रहस्य है, वो आपको अंदर का रास्ता दिखाएगा, वो खुद गाइड करेगा। कौन? एक चाइनीज़ पेंटर। ओके बच्चा, क्लियर हो गई बात आपको। आगे देखते हैं। द पेंटिंग इज गॉन। अब पेंटिंग वो जो है, जो वुडहाउज़े ने बनाई थी, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आर्टिस्ट ने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया है। वो अपने अंदर चला गया और उसने अपनी इमेजिनेशन के बेस पे वो केव में जाके उसने उस केव को क्या करवा दिया, बंद करा दिया। तो वो अपने एक्चुअल गोल पे पहुंच चुका है, जो उसका गोल किसके बियॉन्ड था, मटेरियल अपीयरेंस के बियॉन्ड था। इस टेंजिबल अपीयरेंस, मटेरियलिस्टिक, जिसका जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, उससे बियॉन्ड उसका ये गोल था, और उसने इसकी हेल्प से, अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से, अपनी आर्ट की हेल्प से उसको क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको। तो यही है लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि पेंटिंग जो है वुडहाउज़े की, वो जो क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। कब गायब हो चुकी थी? जब वो आर्टिस्ट उस केव के अंदर घुस चुका था, और इसमें जाने के बाद उसका जो मोटिव था, उसका जो गोल था, वो क्या हो चुका था, फुलफिल हो चुका था। ठीक है, दैट कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो किसके बियॉन्ड होते हैं, मटेरियल अपीयरेंस के बियॉन्ड होते हैं, है ना। जैसे कि बेटे आप ये लगाओ कि आपको भूख लगी है, भूख लगी, आपने खाना खाया, आपकी सेटिस्फेक्शन, जैसे ही आप खाना खाते जाते हो, आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होती जाती है, अचीव होती जाती है। आपने पहले 1 चपाती खाई, आपको भूख थी 3 चपातीस की, 1 चपाती खाई, आपकी एक थोड़ी भूख शांत हो गई। अब आपकी एक सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अब आपका वो ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे वो आपका अचीव होता जा रहा है। तो ये अब बाहरी उससे नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, कोरिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे वही है, इसका कोई टेंजिबल मटेरियल अपीयरेंस नहीं है। उसकी जो अंदर का जो वो था, गोल था, वो उसने अचीव कर लिया इसकी हेल्प से, अपने माइंड में ही, अपने माइंड के अंदर ही उसको घुमा फिरा के उसने अपने गोल को क्या कर दिया, अचीव कर दिया है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as
वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है वो क्या है, वो एक्चुअल व्यू रिप्रोड्यूस नहीं करती है, एक्चुअल में वो नहीं दिखा पाती जो वो बताना चाहती है। जबकि जो वेस्टर्न पेंटिंग है वो कैसी होती है, फिगरेटिव पेंटिंग्स होती हैं। फिगरेटिव पेंटिंग्स मतलब कि क्या है, वो दिखाती हैं, एक्चुअल में रियलिस्टिक होती हैं। आपको देखने से ही पता चल जाता है जिस हिसाब से उसको पेंटर ने बनाया है, आर्टिस्ट ने बनाया है, जिस मोटिव से बनाया है, जो सोच के बनाया है, वो आपको एग्जैक्टली आपको फिगर आउट करके वो पेंटिंग्स आपको दिखाएंगी, आप भी उस चीज़ को समझ पाओगे। लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग में ऐसा एक्चुअल व्यू आपको वो नहीं दिखा पाती है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exact as he shows from a specific angle. अब क्या है, वही बात मैंने आपको बता दी, यूरोपियन पेंटर क्या करता है, वो चाहता है कि आप लोग उनकी आंखें बोरो करो उस पेंटर की, और पर्टिकुलर लैंडस्केप को उसी तरीके से देखो जैसे कि वो बंदा, वो पेंटर जिसने उस आर्टिस्ट जिसने उस पेंटिंग को बनाया है, जिस तरीके से वो देख रहा है, उसी एंगल से ही आप उस पेंटिंग को देखो। मैंने आपको कहा ना कि वो ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि उनको लगता है कि सामने वाला बंदा भी, वो बड़ी रियलिस्टिक होती है, सामने वाला बंदा भी उसी तरीके से ही देखता है जैसे कि जिस तरीके से उसने उस बंदे ने पेंटिंग को बनाया है, जिस सोच से, जिस व्यू पॉइंट से उसने उसको बनाया है। जबकि चाइनीज़ में क्या होता है, यस, द चाइनीज़ पेंटर डजंट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि चाइनीज़ पेंटर एक सिंगल व्यू पॉइंट चूज नहीं करते हैं। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उनका लैंडस्केप रियल वन नहीं होता चाइनीज़ वालों का। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से उसके अंदर एंटर कर सकते हो। जैसे कि बेटा देखो, मैंने आपको ये पेंटिंग दिखाई, इस पेंटिंग में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो। आपको ये नहीं पता कि आपको वो पेंटर क्या चाहता है कि आप कहाँ से एंटर करो, आप किस चीज़ को क्या मानो। हम अपनी तरफ से ही किसी भी पॉइंट से हम इसके अंदर घुस सकते हैं, उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। आर्टिस्ट जो है पाथ बना देता है फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, बस उसने पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया। अब आपने अपनी आंखों का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन उसके अंदर ट्रैवल करना है, अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़। आप इसको कुछ भी मानो, ये मान लो, आप ये मानो कि ये चीज़ है, या ये चीज़ है, जो भी है, ठीक है ना, वो आप अपने जो व्यूअर है, जो भी उसको देख रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको मान के चलेगा। देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट, अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में आप इसको अपने मूवमेंट में आप इसके अंदर घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और अपने व्यू पॉइंट से इसको समझ सकते हो। दिस इज इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the another adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. ये किसकी तरह सिमिलर है, किसकी तरह सेम है, ये मोर ट्रू किसके अंदर है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है ना बेटा, जैसे इस तरह की पेंटिंग हॉरिजॉन्टली, जिसको आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है, स्लोली ओपनिंग करोगे, एक सेक्शन खुलेगा पेंटिंग का, देन रोलिंग इट अप टू मूव, फिर खोलते खोलते दूसरे सेक्शन पे आप आओगे, ठीक है ना, एट डायमेंशंस ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर, जो कि दूसरी पेंटिंग्स में क्या होता है, अननोन होता है। ये सिमिलर टू इसकी तरह सिमिलर है, ठीक है। आपको धीरे धीरे आप जैसे उसको प्रिसीव करते जाओगे, आपको वो चीज़ क्लियर होती जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सिमिलरली उसने उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के साथ क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, अब भाई इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए किसका, हमारे व्यूअर्स का, हु डिसाइड्स एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो कि वो खुद डिसाइड करेगा, कौन, वो व्यूअर डिसाइड करेगा कि वो उसने किस प्लेस के अंदर से घुसना है और कैसे ट्रैवल करना है। पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, सिर्फ फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए आपका मेंटल पार्टिसिपेशन भी चाहिए, कि आप उसको किस तरह से सोच रहे हो, आप अपने माइंड में उसको किस तरीके से सोच के क्या उसको एनालाइज कर रहे हो और आप क्या मान रहे हो और फिर कहाँ कहाँ आप उसके अंदर से ट्रैवल कर रहे हो। तो दोनों पार्टिसिपेशन, फिजिकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है चाइनीज़ पेंटिंग्स को देख। ठीक है बेटा, क्लियर होगी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें व्यूअर का, जो कि डिसाइड करेगा एट व्हाट प्लेस की कहाँ से वो ट्रैवल करेगा पेंटिंग के थ्रू, कहाँ से वो पूरा ट्रैवल करेगा। अब पार्टिसिपेशन जो कि कैसा हो, फिजिकल भी और मेंटल भी। चाइनीज़ पेंटर डजंट वांट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहेगा कि वो आप उसकी आइज बोरो करो, जबकि यूरोपियन पेंटर क्या होता है, वो कहता है कि वो आप उसको अपने, जैसे कि उस पेंटर ने ड्रॉ करा है उसी की ही आइज से आप देखो, जैसे कि उसने उस पेंटिंग को देखा है, और वो बहुत ही होती भी रियलिस्टिक है, आप लोग वैसे देख भी पाते हो। जबकि चाइनीज़ पेंटर ये नहीं कहेगा कि वो आप उसकी आंखें बोरो करो उस पेंटिंग को देखने के लिए। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो सिर्फ क्या चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसो, कि वो जिस अपने दिमाग से जैसे ट्रैवल कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल करो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, वो जो लैंडस्केप होती है उनकी वो इनर वन होती है, स्पिरिचुअल होती है और कंसेप्चुअल स्पेस होती है।
उनकी लैंडस्केप होती है वो कैसी होती है, इनर, अंदर से रिलेटेड, हमारे अंदर से रिलेटेड, स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर होती है, ठीक है ना, आध्यात्मिक पावर जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल स्पेस से ये रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आज हमने रीड किया। कल हम शैनचुई का कंसेप्ट रीड करेंगे कि वो क्या होता है, सेकंड पार्ट पे हम लोग जाएंगे। अभी आप लोग इतना रीड करो, आप रीड करोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दैट, बट आप रीड करोगे तो डेफिनेटली आप लोग इस चैप्टर को समझोगे और अच्छे से क्वेश्चंस बेस के अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ में आया हो बच्चे? तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।